Hello everyone, I am back with another video and this is your friend, guide and mentor CA तहा कलकत्ता वाला. So friends, आज हम पढ़ने वाले हैं about पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स. मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर हमें पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं समझ रहा है. So this video is all about पुटेबल इंस्ट्रूमेंट. But before starting that, I want to create a base about contractual obligation to deliver cash. ठीक है guys? पुटेबल इंस्ट्रूमेंट में जाने से पहले आई विल क्रिएट अ बेस अबाउट ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश एंड उससे भी पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमने पिछले फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वीडियो में पढ़ा था. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज द सोल ऑफ इंडेज. फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कवर करता है 3 इंडेज. इंडेज 32, Ind AS 109 and Ind AS 107. Main is this Ind AS 109. But 109 आपका नहीं होगा अगर आपको Ind AS 32 ना आता हो. Ind AS 32 is the base for Ind AS 109 and 107 is all about disclosures. तो वो ठीक है. तो हमने Ind AS 32 स्टार्ट किया था. उसमें मैंने देखा था कि ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है. तो हम फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन पे गए थे कि सर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट. हमने ये वर्ड पे बहुत एम्फेसिस डाला था, एनी कॉन्ट्रैक्ट पे. क्यों? बिकॉज एनी कॉन्ट्रैक्ट से हम गए थे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के ऊपर कि सर अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ देन ही वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा. इफ इट इज नॉट अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, if there is a statutory obligation, say if I am having any income tax receivable, or I am having any income tax payable, then this won't come under the definition of financial instrument. So always remember, statutory obligation, income tax से related, MCA से related, कुछ भी मेरा asset या तो liability है, that won't come under my financial instrument का definition. Okay. So now we'll back with our financial instrument का definition. So it is any contract that give rise to financial asset of one entity या तो financial liability और equity of another entity. Financial liability और equity of another entity. तो guys आज हमारा फोकस इस पे भी रहेगा, the minute difference between financial liability और equity के अंदर. Okay. तो हम पहले financial asset याद कर लेते हैं. Financial asset क्या था? कैश. ए कैश, बी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटरप्राइज, मतलब रिलायंस का शेयर ऑफ टाटा, शेयर ऑफ अदानी ग्रुप, शेयर ऑफ टाटा मोटर्स, एनी शेयर दैट आई एम हैविंग इन माय बैलेंस शीट. सी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, उसमें भी 2 थे, 1 क्या था? टू रिसीव कैश और अनदर फिनेंशियल असेट फ्रॉम अनदर एंटिटी. इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्रेड रिसीवेबल्स का, डेटर्स का, कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर अगर डेटर्स है तो डेटर्स के बदले मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा. और अगर डेटर्स के बदले मुझे कुछ दूसरा लोन मिल रहा है देन ऑल्सो इट इज़ अ फिनेंशियल एसेट. बट मेन क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश होना चाहिए. देन ये जो 2 है ना, टू एक्सचेंज फिनेंशियल एसेट अंडर फेवरेबल टर्म्स, ये हम लोगों ने स्किप किया था. और डी डेरिवेटिव्स, ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा. देन कैश, equity instrument of another enterprise, contractual right to receive cash, contractual right to receive another financial asset under potentially favorable term, derivatives. Then अभी आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए हमारा important topic, हमारा important definition is this financial liability. हमने financial liability में क्या पढ़ा था कि सर financial liability is contractual obligation to deliver cash. मतलब क्या कि अगर मेरे बैलेंस शीट के अंदर ट्रेड पेएबल्स या तो क्रेडिटर्स दिख रहे हैं तो मैं क्रेडिटर्स को क्या करूँगा? मुझे पे करना पड़ेगा. आई एम लायबल टू पे टू द क्रेडिटर्स. मेरे बैलेंस शीट के अंदर बोरोइंग्स दिख रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा वो बैलेंस शीट का? आई एम लायबल टू पे बैंक, आई एम लायबल टू पे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन. लाइक मेरे पे एक ऑब्लिगेशन है, मेरे पे एक लायबिलिटी है, आई एम लायबल टू पे टू देम. सो दिस इज व्हाट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश या तो कोई अनदर फिनेंशियल एसेट. ठीक है. देन सेकंड स्टिल स्किप एंड बी डेरिवेटिव्स, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. देन अभी नेक्स्ट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के हमने क्या देखा था? मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपकी कंपनी है,
आपकी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो आपकी कंपनी के बाहर इतनी लाइन लगी है, उसके अंदर पहले एम्प्लॉयज़ खड़े हैं, फिर गवर्नमेंट खड़े हैं, फिर एंडिंग में शेयर होल्डर्स खड़े हैं। वो लोग क्या बोलते हैं कि हमें भी पैसा चाहिए। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट होल्डर हूँ, मैं उन लोग के साथ एंडिंग में शेयर होल्डर्स के साथ खड़ा हूँ, किस वाई आई एम स्टैंडिंग, कि मुझे भी थोड़ा नेट एसेट में हिस्सा मिल जाए सबके जैसा, सब शेयर होल्डर्स जैसा। देन मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट को मैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलूँगा। आपको समझाइए कि if I am having any contract that evidences a residual interest in the asset of an entity after deducting all of its liabilities, मतलब नेट एसेट, नेट एसेट के अंदर अगर मैं भागीदार हूँ, अगर मुझे हिस्सा मिलेगा नेट एसेट के अंदर, तो वो इंस्ट्रूमेंट को मैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलूँगा। गाइस, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जानने के लिए और भी बहुत क्राइटेरियाज है। एक क्राइटेरिया क्या है कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा मैंने लिखा है कि आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, वापस आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, देन ऑल्सो वो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने जैसा आपको बोला कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर और एक क्राइटेरिया कौन सा है, दैट देयर शुड बी नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। कंपनी के पास ऑब्लिगेशन नहीं है कैश को डिलीवर करने के लिए। अगर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, देन दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो गाइस, अभी ये ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, इसके अंदर भी विल डिस्कस मोर। तो अभी हम और क्या देखेंगे इन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश के अंदर, बिकॉज दिस इज अ मेन क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई दैट मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर हम लोग अभी डायरेक्ट ओपन करते हैं, तो उससे पहले ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश के अंदर जो पहला चीज़ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस, रेस्ट्रिक्शन ऑन एबिलिटी टू सेटिस्फाई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अभी इसका मतलब क्या है कि सपोज अभी मैंने आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया, से प्रेफरेंस शेयर्स दिया, I am the entity, I am the issuer of preference shares, you are the holder of preference shares, मतलब मैंने इशू किया, आपने लिया मेरे से प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। देन अभी मैंने सपोज मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन डाला कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स पे आई एम लायबल टू पे डिविडेंड। अगर सपोज मैंने डिविडेंड बेरिंग प्रेफरेंस शेयर्स आपको दिया, 9% प्रेफरेंस शेयर्स है, 9% डिविडेंड बेरिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, मैंने आपको दिया। गवर्नमेंट ने मेरे पे रेगुलेशन लगाया कि अगर सपोज मेरे बैलेंस शीट के अंदर से XYZ रिजर्व है, XYZ रिजर्व, अगर उसका बैलेंस 10 लाख रुपीज़ के अबव हुआ, देन ओनली आई कैन पे यू दैट डिविडेंड। अगर मेरे बैलेंस शीट के अंदर XYZ रिजर्व जो दिख रहा है उसके अंदर 10 लाख से ज़्यादा हुआ, देन ओनली आई विल बी एबल टू पे यू दैट 9% डिविडेंड, ठीक है। तो अभी रेस्ट्रिक्शन आ गया किस पे, टू सेटिस्फाई माई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। मेरा ऑब्लिगेशन क्या था कि आई एम लायबल टू गिव यू डिविडेंड, 9% डिविडेंड मुझे देना था आपको, मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था। बट मेरे पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गवर्नमेंट ने, कोई रेगुलेटरी अप्रूवल डाल दिया कि आपको ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, देन ओनली आपको पे करना है, देन ओनली आपको ये अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करना है। तो अगर मेरे पे रेस्ट्रिक्शन आया, then also it will be treated as financial liability। अगर मेरे पे रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने डाला, कोई भी रेस्ट्रिक्शन आया, किसकी वजह से, on ability to satisfy contractual obligation, then also that instrument will be treated as financial liability। आपको ये समझा? then एक है contingent settle provision, ये आपको समझेगा जब मैंने आपको पुटेबल इंस्ट्रूमेंट समझा दिया हो। देन नेक्स्ट है नॉन एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अभी नॉन एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब क्या, इसके लिए हम लोग बैड टेक्स्ट ओपन करते हैं। सो गाइस, दिस इज द बैड टेक्स्ट ऑफ इंड AS 32। देखिए इंड AS 32 का बैड टेक्स्ट है, उसके अंदर पैरा नंबर 20A। अब ये क्या बोलता है कि सपोज अगर मेरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं है
टू सेटिस्फाई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, देन क्या होगा, देन अगर इनडायरेक्टली भी लिखा है थ्रू इट्स टर्म्स एंड कंडीशन, then also it will be classified as a financial liability. देखो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, financial liability मतलब क्या, कि अभी एक financial instrument है, करेक्ट, वो financial instrument के अंदर terms and condition क्या बोलता है कि मुझे redeem करना है. से अभी ले लेते हैं preference shares, ठीक है, मैंने आपको preference shares दिए, I am liable to redeem it after 5 years. मैंने preference shares दिए आपको, I am liable to redeem it after 5 years. बट से अगर मैं वो रिडीम नहीं कर पाया, देन मैं आपको बिल्डिंग दे दूंगा, या तो मैं आपको एक एक चेयर दे दूंगा सपोज, ठीक है. तो ये यही बोलता है, अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कंटेन अ नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट मस्ट बी सेटल्ड इफ एंड ओनली इफ द एंटिटी फेल्स टू मेक distributions or to redeem the instrument. इसका मतलब क्या, मैं कोई नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दे रहा हूँ, मतलब जैसे मैंने आपको बोला मैं लायबल हूँ आपको चेयर देने के लिए, कभी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, अगर मैं आपको कुछ पैसे नहीं दे रहा, या तो रिडीम द इंस्ट्रूमेंट, या तो मैं रिडीम नहीं कर पा रहा, तो मैं आपको नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दे रहा, नॉन फाइनेंशियल चीज दे रहा हूँ. चेयर इज ऑब्वियसली नॉन फाइनेंशियल चीज, लैंड इज अ नॉन फाइनेंशियल चीज, करेक्ट. तो अगर मैंने क्या किया, मैंने चेयर दे के कैश देना अवॉइड किया, वापस मैंने आपको चेयर या तो लैंड दे के कैश देना अवॉइड किया, स्टिल ये इंस्ट्रूमेंट विल बी कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. आपको समझो, देखो यहाँ पे लिखा है, इफ द एंटिटी कैन अवॉइड द ट्रांसफर ऑफ कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट ओनली बाय सेटलिंग द नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. तो भले ही अगर मैं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है मेरा, भले ही अगर मैं वो नहीं दे पा रहा, बट मेरे कंडीशन में लिखा है कि अगर मैं कैश नहीं दूंगा बट कोई नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन देना पड़ेगा, then also the instrument is a financial liability as per para 20A of Ind AS 32. अभी इस पे हम ICA का एक एग्जांपल देखेंगे. ये अपना यूनिट 2 ऑफ CA फाइनल का मॉड्यूल, इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 6, सेटलमेंट अल्टरनेटिव इज नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. यहाँ पे क्या लिखा है कि LMN लिमिटेड ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया टू PQR लिमिटेड. ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years, ठीक है. इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो प्रोवाइड अ सेटलमेंट अल्टरनेटिव टू द इशूअर वेयरबाय इट कैन ट्रांसफर अ पर्टिकुलर बिल्डिंग टू द होल्डर whose value is estimated to be significantly higher than the cash settlement amount. मतलब यहाँ पे लिखा है कि अगर अल्टरनेटिव दिया है कि कैश नहीं है तो बिल्डिंग दे सकता है इशूअर, मतलब मैंने अगर आप LMN है, LMN और PQR है, LMN PQR को बिल्डिंग दे सकता है अदर देन कैश, तो देखने का कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं. तो कुछ लोग सोचेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होना चाहिए, बट यहाँ पे तो बिल्डिंग में दे सकते हैं, तो नहीं ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं हुआ. नहीं, ऐसा नहीं सोचना है. हमने जैसे ही इंड एस 32 के पैरा 20A में देखा था कि एक्सप्लिसिटली अगर लिखा हो, कि अगर एक्सप्लिसिटली ना लिखा हो, इनडायरेक्टली लिखा हो, देन आल्सो इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, यस ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा. क्यों? बिकॉज मैं एक नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दे रहा हूँ. तो दिस इज एज पर इंड एस 32 पैरा 20. एंड देन एक और एक इलस्ट्रेशन है, हाँ यहाँ पे restriction on the ability of an entity to satisfy a contractual obligation. Does the lack of access to foreign currency or the need to obtain approval for payment from a regulatory authority will lead to a contractual obligation? Yes, it will lead to a contractual obligation. ये मेरा contractual obligation को negate नहीं करेगा. जैसा मैंने आपको समझाया था कि भले ही अगर मुझे रेगुलेटरी अप्रूवल लेना पड़े, मैंने वो बोला था कि XYZ डिजर्व होना चाहिए, भले ही अगर ये कंडीशन मेरे पे इम्पोज किया गया है, ये रेस्ट्रिक्शन मेरे पे इम्पोज किया गया है, स्टिल आई एम लायबल टू पे यू कैश, देन दिस विल लीड टू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश. सो अगर रेस्ट्रिक्शन है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पे, देन ऑल्सो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है एंटिटी का टू डिलीवर कैश.
तो अभी हमने इलस्ट्रेशन 4 किया एंड इलस्ट्रेशन 6 किया। इलस्ट्रेशन 6 डिपेंड था वो एक्सप्लिसिट पे कि अगर एक्सप्लिसिटली ना लिखा हो देन ऑल्सो कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है एंड इलस्ट्रेशन 4 इज रेस्ट्रिक्शन वाला। देन हमने देखा था कि जो कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन है ये हम देखेंगे अपना पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के बाद, ठीक है गाइस। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक। आई होप आपको ये ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश समझा हो, बट ये पुटेबल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। यू कैन रिसर्च इट एंड अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन है, IFRS जो इंटरप्रिटेशन कमेटी है उनको नवंबर 2012 के अंदर एक क्यूरी पूछी गई थी। क्यूरिस ने क्या कहा था कि सपोज आई एम अ वोडाफोन कंपनी, ठीक है, मैंने कस्टमर्स को वोडाफोन के प्रीपेड कार्ड्स दिए। कस्टमर ने 100 रुपये का रिचार्ज करवाया, मतलब 100 रुपये कार्ड के अंदर डाले, प्रीपेड कार्ड के अंदर। तो कस्टमर ने क्या किया, 100 रुपये वोडाफोन को दिया, वोडाफोन ने 100 रुपये का रिचार्ज डाल दिया वोडाफोन के प्रीपेड कार्ड के अंदर। तो अभी कस्टमर क्या करेगा, उससे कॉल करेगा या तो उससे मैसेजेस करेगा। तो ये जो 100 रुपया है ये 100 रुपया गवर्नमेंट के पास है, बट अभी गवर्नमेंट इज नॉट अरेंज। तो ये जो 100 रुपया है 100 रुपया वोडाफोन के पास है, तो 100 रुपया कैसे ट्रीट करे वोडाफोन? बिकॉज देखो अभी ये 100 रुपये वापस रिटर्न तो नहीं करने वाला वोडाफोन कस्टमर को, करेक्ट। अभी कस्टमर वो 100 रुपये से या तो कोई सर्विसेज लेगा या तो गुड्स लेगा, मोस्टली सर्विस ही लेगा, या तो कॉलिंग का सर्विस लेगा 1-2 रुपये का, या तो मैसेजेस का सर्विस लेगा वो 100 रुपये का। तो वोडाफोन ने पूछा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वोडाफोन कंपनी नहीं थी जिसने क्वेरी पूछा, बट सपोज ये वोडाफोन 100 रुपये कैसे ट्रीट करेगी अपने बुक्स के अंदर, ये 100 रुपये को अपने बुक्स के अंदर कैसे दिखाएगी? बिकॉज कस्टमर से 100 रुपये तो ले लिया, बट कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है टू डिलीवर कैश टू कस्टमर ये 100 रुपये का। तो 100 रुपये का कैसा ट्रीटमेंट होगा इन द बुक्स ऑफ वोडाफोन? सो गाइस दिस इज होमवर्क फॉर यू। मैं आपको 2-3 वीडियो बाद इसका आंसर बताऊंगा। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं और एक बार ज़रा रिवाइज करवा देता हूँ ये ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश पे। तो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश के लिए हमने देखा, अगर मेरा ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश देन वो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी हुआ। अगर ऑब्लिगेशन नहीं है टू डिलीवर कैश देन वो मेरा इक्विटी हुआ, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशंस है, ये पहले इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है कि जो इश्यूअर है उसको मैंडेटरी डिविडेंड पे करना पड़ेगा, मतलब ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश हुआ, मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी। देन यहाँ पे क्या लिखा है, रिडीमेबल डिबेंचर्स विद डिस्क्रिशनरी डिविडेंड। इसके अंदर क्या लिखा है कि इश्यूज डिबेंचर्स टू वाई कंपनी लिमिटेड, एक्स ने डिबेंचर इशू किया टू वाई कंपनी लिमिटेड, दोज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑफ 15% per annum is payable at the discretion of the issuer, the rate of interest is commensurate with the credit risk profile of the issuer, examine the nature of the financial instrument। अच्छा ठीक है, अभी सर इसके अंदर जो डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स को रिडीम करना इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हुआ। बट ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, इंटरेस्ट का पेमेंट इज नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, तो ये इक्विटी हुआ। तो गाइस ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर फाइनेंशियल लायबिलिटी भी है, इक्विटी भी है। तो ऐसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में भी यही लिखा होगा कि मैंडेटरी रिडेम्पशन फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट एट अ फ्यूचर डेट। सो दिस इज फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंपोनेंट। इंटरेस्ट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इश्यूअर, मतलब क्या कि जब भी मेरा मन करेगा तभी ही मैं पैसा दूंगा, तो आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू इशू कैश टू डिलीवर कैश। सो प्रिंसिपल का रिपेमेंट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, इंटरेस्ट इज इक्विटी एंड पूरा एज अ होल इज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इलस्ट्रेशन 3
and phi is also on the same line, so it's okay now. So guys, अभी हम देखेंगे पुटेबल इंस्ट्रूमेंट. पुटेबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज पुटेबल इंस्ट्रूमेंट. एंड यहाँ पर जो लिखा है, एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग ऑन लिक्विडेशन, exception to the classification as financial liability for instruments settled in cash or another financial asset. ठीक है. So guys, अगर मैं आपको इंडेस 32 पे लेके जाऊँ बैट टेक्स्ट पे, तो इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है पुटेबल इंस्ट्रूमेंट. अभी पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर देयर आर टू पैरास, 16A एंड 16B यहाँ पे. ठीक है. एंड जो दूसरा कॉन्टेक्ट था, इंस्ट्रूमेंट जिसका लायबिलिटी बनता है ओनली ऑन लिक्विडेशन, तो उसके लिए पैरा है 16C एंड 16D. ठीक है. तो 16A, 16B, 16C, 16D टोटल 4 पैरा है. तो 4 पैरा में से 16A एंड 16B इज रिगार्डिंग दिस पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, एंड 16C एंड 16D इज रिगार्डिंग दिस इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. जो 16C एंड 16D है, इट इज ऑलमोस्ट सेम है 16A एंड 16B. अगर आपने 16A एंड 16B समझ ली है तो आपको 16C एंड 16D भी समझ जाएगा, बिकॉज डिट्टो सेम है, बस एक दो चीज़ निकाली है 16C और 16D से. तो अगर हम ये जो देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑन लिक्विडेशन 16C एंड 16D पैरा, ये हम नहीं करेंगे, बिकॉज एक बार मैं आपको बता दूंगा क्या निकला हुआ है. अगर आपको वो समझ जाएगा तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट ऑन लिक्विडेशन समझ जाएगा. अभी हमारा फोकस रहेगा 16A एंड 16B पे, दैट इज पुटेबल इंस्ट्रूमेंट. अभी सर व्हाट इज दिस पुटेबल इंस्ट्रूमेंट? तो जैसा मैंने बोला था, अगर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होता है, अगर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होता है, तो वो मेरा फिनेंशियल लायबिलिटी हुआ. मतलब हमने फिनेंशियल लायबिलिटी के डेफिनेशन पे देखा था, तो मैं आपको लेके जाती हूँ. देखिए, ये फिनेंशियल लायबिलिटी के डेफिनेशन में देखा था, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश हुआ तो मेरा फिनेंशियल लायबिलिटी हुआ. बट इसका एक एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज पुटेबल इंस्ट्रूमेंट. मतलब भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश हो, स्टिल अगर वो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट हुआ, अगर कंडीशन 16A एंड 16B की कंडीशन फुलफिल हुई, साथ में कंडीशन फुलफिल हुई, धैन में पुटेबल इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी मानूंगा एंड फिनेंशियल लायबिलिटी नहीं मानूंगा. सो दिस इज व्हाट पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इज अबाउट. I will not treat putable instrument as financial liability, although there is a contractual obligation to deliver cash. I will treat it as equity. Now, what is putable instrument? Putable instrument is holder of the instrument को वो right देता है, वो put back करे the instrument to the issuer. मतलब easy language में मतलब क्या कि I am the issuer of preferences. मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं कंपनी A हूँ, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो कंपनी बी हो. ठीक है. मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, एंड प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ये कंडीशन लिख दी कि आप मुझे ये प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी मुझे वापस बेच सकते हो. मुझे ही बेचना, आप किसी और को मत बेचना. आप ये प्रेफरेंस शेयर्स मुझे ही वापस कभी भी बेच सकते हो, एंड आई एम अंडर ऑब्लिगेशन टू परचेज दैट फ्रॉम यू. ठीक है. मतलब आपको मैंने राइट दिया है कि आप मुझे ही बेच सकते हो, कभी भी चाहे बेच सकते हो. ठीक है. एंड मुझे खरीदना ही पड़ेगा. आई एम अंडर ऑब्लिगेशन, मुझे खरीदना ही पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल अबाउट. पुट मतलब देयर आर टू थिंग्स, कॉल एंड पुट. कॉल इज व्हाट राइट टू बाय, पुट इज व्हाट राइट टू सेल. तो होल्डर आप जो हो, कंपनी हो, आपके पास राइट है टू सेल, आपके पास राइट है टू सेल द प्रेफरेंस शेयर्स टू मी. दिस इज व्हाट पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल अबाउट. तो अगर हम पुटेबल इंस्ट्रूमेंट देखें, देखो यहाँ पे दिया होगा, द राइट टू पुट द इंस्ट्रूमेंट बैक टू द इशूअर फॉर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट. मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, फिनेंशियल प्रेफरेंस शेयर्स है, तो आपके पास राइट है, आप वो इंस्ट्रूमेंट पुट बैक कर सको टू द इशूअर, मतलब वापस मुझे बेच सकते हो. या ये जो
प्रेफरेंस शेयर्स है ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा अगर आप मर जाते हो या तो अगर रिटायर हो जाते हो तो व्हाट इज पुटेबल इंस्ट्रूमेंट? आपके पास द होल्डर के पास राइट है कि वो इंस्ट्रूमेंट वापस मुझे ही बेच सकता है फॉर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, और जो इशूअर है इशूअर को वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स है, तो भी इसके अंदर देखो गाइस, मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है आपको पे करना, आपके पास राइट टू सेल है, अगर आप मुझे सेल कर रहे हो तो मुझे आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, तो इट इज़ माई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश टू यू। तो टेक्निकली दिस इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, बट इंडेस बोलता है कि आप पुटेबल इंस्ट्रूमेंट को, ये जो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट है इसको इक्विटी क्लासीफाई करो अगर 16A एंड 16B के क्राइटेरियाज फुलफिल हो। तो अभी 16A के क्या क्राइटेरियाज है? तो 16A के ऊपर अगर हम जाएंगे तो 16A के अंदर और 5 क्राइटेरियाज है, A, B, C, D एंड E। तो एक बार एक हम देखते हैं। तो आज की वीडियो ओनली हमारा फोकस होगा 16A पे, कि आज कुछ भी करके हमें 16A समझना है। 16A के अंदर 5 हैं, A, B, C, D, E। तो टुडे विल फोकस ऑन ओनली 16A, कि 16A के कंडीशंस फुलफिल हुए एंड 16B के कंडीशंस फुलफिल हुए, देन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट को मैं इक्विटी क्लासीफाई करूंगा। दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, it is an exception to the definition of financial liability and thus it will be classified as equity. It will be classified as an equity instrument, ठीक है, if it has all the following features, सब features होनी चाहिए। So friends, अभी हम देखेंगे पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि पुटेबल इंस्ट्रूमेंट को हम इक्विटी बोलेंगे अगर 16A एंड 16B ये दो पैरा फुलफिल होता है। तो अभी आज हमारा जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 16A पैरा पे ही होगा, एंड 16A पैरा कंटेन्स 5 सबहेड्स A, B, C, D एंड E। तो आज हम ये 5 पैरास पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से जो पहला पैरा है, पैरा A, वो बोलता है कि जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को प्रो राटा शेयर मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्रो राटा शेयर हाईलाइट कर रहा हूँ, किसका? ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट, कभी ऑन लिक्विडेशन। यहाँ पे तो हमारा ए पैरा क्या बोलता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होल्डर है, हमारा एग्जांपल में मैं कंपनी ए था, आप लोग जो देख रहे हो वो कंपनी बी हो, मैंने आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? प्रेफरेंसेस दिया, पुटेबल प्रेफरेंसेस दिया। पुटेबल मतलब राइट टू पुट बैक, आपके पास राइट है कि आप मुझे वो कभी भी सेल कर सकते हो, मुझे सेल कर सकते हो, और मेरा ऑब्लिगेशन है कि मुझे आपको पैसे देने हैं। अभी ऑब्लिगेशन आया मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी हुआ, बट 16A और 16B फुलफिल किया तो वो इक्विटी क्लासीफाई होगा। 16A के अंदर ए क्या बोलता है कि जो प्रेफरेंसेस मैंने आपको दिया है वो आपको एंटाइटल करेगा टू अ प्रो राटा शेयर ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट ऑन लिक्विडेशन। मतलब आपको हक मिलेगा इसका, एंटिटी के नेट एसेट का, एंड वो कैसा हक होगा? प्रो राटा बेसिस पे होगा। मीन सपोज अभी मुझे 1000 व्यूअर्स देख रहे हैं, सपोज अभी 1000 व्यूअर्स देख रहे हैं, एंड मेरा एंटिटी का नेट एसेट, मेरा जो नेट एसेट है दैट इज 100 रुपीज, करेक्ट। तो अभी मैं क्या करूँगा? 100 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 1000 लोगों के पास मैंने पुट दिया है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो जितना भी आया आप उसके हकदार हो। यू आर एंटाइटल फॉर दैट पार्ट ऑफ द नेट एसेट ऑन लिक्विडेशन। हाँ, दिस इज मेन ऑन लिक्विडेशन। तो यहाँ पे देखो लिखा है, अभी प्रो राटा शेयर कैसे डिटरमाइन करते हैं? डिवाइडिंग द एंटिटीज नेट एसेट ऑन लिक्विडेशन इनटू यूनिट्स ऑफ इक्वल अमाउंट। मतलब जो 100 रुपया है एंटिटी का नेट एसेट है ऑन लिक्विडेशन, हाँ लिक्विडेशन पे मेरे पास जितना नेट एसेट है वो यूनिट से डिवाइड कर देंगे। यूनिट्स कितने हैं हमारे? 1000 यूनिट्स है, ठीक है। एंड अभी सपोज एक जन 3 बार देख रहा है, अभी सपोज आप हो, आप 3 बार देख रहे हो मेरा वीडियो, मतलब आपके पास 3 इंस्ट्रूमेंट है, तो 3 इंटू जो भी अमाउंट आया उसका उतना हिस्सा आपका हो जाएगा। दैट इज मल्टीप्लाइंग दैट अमाउंट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होल्डर। तो आपको ये ए समझा क्या गाइस? मतलब
आपके पास राइट है कि आपको प्रो राटा शेयर मिले इसका एंटिटी के नेट एसेट का ऑन लिक्विडेशन। तो अभी हमें अगर याद रखना है तो ए क्या होगा, प्रो राटा शेयर इन एंटिटीज नेट एसेट ऑन लिक्विडेशन, प्रो राटा शेयर ऑन एंटिटीज नेट एसेट ऑन लिक्विडेशन। तो अभी नेक्स्ट इज बी। बी क्या बोलता है कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज टू बी सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर क्लासेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या कि सपोज अभी मैंने आपको प्रेफरेंसेस इशू किया था, बट अभी मैं डिवाइड कर लेता हूँ प्रेफरेंसेस को, एज इन अभी मेरे जो फर्स्ट 500 व्यूवर्स है उसको मैं प्रेफरेंसेस ए दूंगा, उसके नेक्स्ट 500 व्यूवर्स है उसको प्रेफरेंसेस बी दूंगा, उसके नेक्स्ट 500 व्यूवर्स है उसको प्रेफरेंसेस सी दूंगा, ठीक है। एंड मैंने आपको प्रेफरेंसेस दिया ना, और ये पुटेबल प्रेफरेंसेस है, और मैंने कंडीशन में लिख दिया कि आपको प्रो राटा शेयर मिलेगा ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट, ठीक है। मैंने लिख दिया आपको प्रो राटा शेयर मिलेगा ऑन द एंटिटीज नेट एसेट। बट मैंने ना अभी मेरे जो फर्स्ट 500 व्यूवर्स है उसको तो पहला प्रीविलेज दूंगा, तो उनको मैंने और एक क्या कंडीशन दिया कि आपको प्रो राटा शेयर के साथ 1 लाख रुपीज़ और दूंगा मैं, एवरी व्यूअर को 1 लाख रुपीज़ और दूंगा मैं अलॉन्ग विथ प्रो राटा शेयर, ठीक है। जो प्रेफरेंसेस बी वाले हैं उनको मैंने क्या बोला, आपको 50,000 दूंगा, और प्रेफरेंसेस सी वाले उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको जस्ट प्रो राटा शेयर मिलेगा। तो अभी इसके अंदर ए बी सी के अंदर सबसे सबऑर्डिनेट कौन सा हुआ, सबसे सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा हुआ, सी हुआ। सबऑर्डिनेट मतलब जो एकदम एकदम नॉर्मल है, जिसको कुछ भी प्रिविलेज नहीं मिलता है, तो सबसे सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा हुआ, प्रेफरेंसेस सी हुआ, उससे कुछ प्रायोरिटी नहीं है, करेक्ट। तो दिस प्रेफरेंसेस सी ओनली विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। जो प्रेफरेंशियर ए है और प्रेफरेंशियर बी है, इट इज नॉट कंप्लीटिंग बी का रिक्वायरमेंट, एंड देयरफॉर ओनली प्रेफरेंशियर सी विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी, बिकॉज जैसे मैंने बोला यहाँ पे सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर क्लासेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो प्रेफरेंशियर सी जो है वो ए और बी के सबऑर्डिनेट है, उसका कुछ प्रायोरिटी नहीं है वो अदर क्लेम्स। एंड हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अभी प्रेफरेंशियल सी जो है ना, इट इज़ नॉट टू बी कन्वर्टेड बिफोर लिक्विडेशन। मतलब क्या, अभी लिक्विडेशन हो रहा है, करेक्ट। एंड सपोज मैंने प्रेफरेंशियल सी को बोला कि आपको है ना, अगर आपको चाहिए तो आप प्रेफरेंशियल ए की कैटेगरी में आ सकते हो, तो प्रेफरेंशियल बी की कैटेगरी में आ सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ प्रेफरेंशियल सी को, भले वो मेरे ही तो व्यूअर्स है ना, तो मैंने ऐसे एक ऑप्शन रखा, अगर आपको सी में रहना है तो सी में रहो, बट अगर आपको चाहिए तो आप ए और बी में भी आ सकते हो। लाइक मैं उनको कन्वर्जन का चांस दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने उनको कन्वर्ट किया ए और बी में, देन ये सी वाले भी पुटेबल इंस्ट्रूमेंट तो कहलाए जाएंगे, बट इट वोंट बी क्लासिफाइड एज इक्विटी, ठीक है गाइस। तो अपना आपको बी समझा कि इट शुड बी सबऑर्डिनेट, मतलब एकदम लोअर क्लास का होना चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट, एकदम कम से कम प्रिविलेज मिलना ही नहीं चाहिए उसको, बस प्रो राटा शेयर होना चाहिए, बस दैट इज ओनली मेन थिंग ऑफ द नेट एसेट ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट ऑन लिक्विडेशन होना चाहिए। तो आपको ये बी पॉइंट समझा गाइस कि सबऑर्डिनेट होना चाहिए फ्रॉम ऑल अदर क्लासेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा ए पॉइंट क्या था, प्रो राटा शेयर इन एंटिटीज नेट एसेट ऑन लिक्विडेशन। सेकेंड बी पॉइंट क्या है, सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर क्लासेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अभी इसके अंदर अगर मैं और एक चीज़ ऐड करने जाऊँ, तो सपोज मैंने आपको बोला प्रेफरेंशियल ए बी सी, सपोज अभी मेरे व्यूअर्स को ये वीडियो इतना अच्छा लगा कि और 500 व्यूअर्स आ गए, तो मैंने प्रेफरेंशियल डी दे दिया, और प्रेफरेंशियल सी को क्या बोला, आपको 25,000 भी मिलेगा, करेक्ट। तो अभी इसकी वजह से क्या हुआ, प्रेफरेंशियल सी ने अपना सबऑर्डिनेट मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास का स्टेटस छोड़ दिया, एंड प्रेफरेंशियल डी ने ले लिया वो सबऑर्डिनेट क्लास का स्टेटस। तो जब भी पहले वो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट था, पहले मैंने उसको इक्विटी में क्लासीफाई किया था, बट अभी मैंने क्या किया, बाद में मैंने एक प्रेफरेंशियल डी इशू किया, जिसकी वजह से प्रेफरेंशियल सी का इक्विटी क्लासिफिकेशन निकल गया। इक्विटी क्लासिफिकेशन क्यों निकला, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर सबऑर्डिनेट। धैन में प्रेफरेंशियल सी को इक्विटी में से निकाल के फिनेंशियल लायबिलिटी में डाल दूंगा, एंड प्रेफरेंशियल डी को इक्विटी क्लासीफाई करूंगा। तो ठीक है, आपको ये पॉइंट समझा
अगर मैंने और एक नया सबऑर्डिनेट क्लास इशू किया जिसको जो एग्जिस्टिंग सबऑर्डिनेट क्लास है वो सबऑर्डिनेट नहीं रहता, देन मैं उसको रिक्लासीफाई करूँगा। आपको ये कंसेप्ट समझा गाइस? सो अभी हम मूव करते हैं सी पे। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो सी टॉपिक है, ये सी टॉपिक के अंदर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। आई विल टेल यू व्हाई। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट होने चाहिए टू ऑल अदर क्लासेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड अगर सबऑर्डिनेट है तो उसके अंदर जो और इंस्ट्रूमेंट है दे शुड हैव आइडेंटिकल फीचर्स। इसका मतलब क्या कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो एग्जांपल था ए बी सी डी प्रेफरेंस शेयर्स का, करेक्ट? तो अभी जो प्रेफरेंस शेयर डी है, प्रेफरेंस शेयर डी के अंदर मैंने अभी और कैटेगरीज इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि फॉर एवरी 100 सब्सक्राइबर्स में और कैटेगरी डालते जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर्स दी है, जैसे जैसे और 100 सब्सक्राइबर्स आते गए मैं इशू करते गया प्रेफरेंस शेयर D1, प्रेफरेंस शेयर D2, प्रेफरेंस शेयर D3, प्रेफरेंस शेयर D4। जैसे जैसे 100 सब्सक्राइबर्स आते गए, अरे 100 व्यूअर्स आते गए, आगे 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 मैंने इन सबको इशू करते गया प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो अभी प्रेफरेंस शेयर D मेरा एकदम सबऑर्डिनेट क्लास था, करेक्ट? प्रेफरेंस शेयर डी मेरा एकदम सबऑर्डिनेट क्लास था, उसके अंदर मैंने कैटेगरीज बना के रखी थी 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 2 3 4 5 जो कैटेगरीज है ना, ये सब कैटेगरीज का आइडेंटिकल फीचर्स होना चाहिए। वापस, ये सब कैटेगरीज का आइडेंटिकल फीचर्स होना चाहिए, मीन सबको प्रो राटा शेयर मिलना चाहिए और इक्वल मिलना चाहिए। कुछ भी मीन्स कुछ भी, अगर कैटेगरी 2 है तो कैटेगरी 3 को मैं कुछ एडेड एडवांटेज देता हूँ, धैन मेरा, ये गौर से सुनना, धैन मेरा पूरा प्रेफरेंस शेयर डी स्क्रैप हो जाएगा। मतलब पूरा प्रेफरेंस शेयर डी अपना इक्विटी क्लासिफिकेशन छोड़ देगा एंड लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस, अगर प्रेफरेंस शेयर डी के अंदर जो कैटेगरीज है उसके अंदर अगर एक को भी मैंने कुछ एडवांटेज दे दिया ना, तो पूरा प्रेफरेंस शेयर डी स्क्रैप हो जाएगा। स्क्रैप हो जाएगा मतलब क्या, वो अपना इक्विटी का स्टेटस खो देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फाइनेंशियल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा बाद में, आईसीआई के एक मॉड्यूल पे है एग्जांपल, वो मैं दूंगा आपको। अभी नेक्स्ट इज डी। डी इज वेरी इजी, कि अभी मैंने आपको बोला दिस इज पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट? तो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है कि आई एम अंडर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर यू कैश, करेक्ट? तो वो ही होना चाहिए बस। मैं जो इश्यूअर हूँ ना, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपको कैश देने की, और किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ना, ये प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ना, आप बस मेरे पास ही आओगे, आपके पास ऐसा राइट नहीं होगा कि आप पर्सन बी के पास जाओगे और बी को बेचोगे तो भी आपको ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर उसके पास हो जाएगा कैश आपको देने का, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस मेरे पास ही राइट होना चाहिए। राइट मतलब मेरे पास ही ऑब्लिगेशन होना चाहिए टू इशू। अरे, तो इसका मतलब ओनली द इशूअर should have the contractual obligation to redeem the instrument। तो यहाँ पे लिखा है only the issuer should have obligation to redeem the instrument। ठीक है, ये बहुत ईजी है। मतलब क्या है, जैसे मैंने डी बोला, बस मेरे पास ही पावर होनी चाहिए, मेरे पास ही ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि आपको इंस्ट्रूमेंट दूँ। आप किसी और के पास नहीं जा सकते, आप किसी और के पास नहीं जा सकते आपके इंस्ट्रूमेंट को एनकैश करवाने को। ठीक है, तो दिस इज डी। डी इतना खास नहीं है, बस मैं ही आपको कर सकता हूँ, कोई दूसरा करेगा नहीं। ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी जो नेक्स्ट है ई इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बोला गया है कि द टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज attributable to the instrument over the life of the instrument are based substantially on the P&L and net asset of the entity। इसका मतलब क्या कि अभी हम वापस एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं कंपनी ए हूँ, आप कंपनी बी हो, मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, करेक्ट? अभी मैंने कंडीशन डाल दिया प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कि मैं आपको पैसे दूंगा, मतलब सपोज 9% डिविडेंड है, करेक्ट? 9% प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है, एवरी ईयर मुझे आपको 9% देना है। बट मैं आपको 9% तभी ही दूंगा अगर
ये जो मार्केट है, मार्केट मतलब जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, अगर वो 9000 के ऊपर ट्रेड करे तो ही, जैसे जो ईयर के अंदर 9000 के नीचे 9000 के नीचे ट्रेड हुआ, देन मैं आपको डिविडेंड नहीं दूंगा। तो ये जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है जो मैं इंस्ट्रूमेंट को दूंगा, ये एंटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कोई बाहर के इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा इवेंट बाहर के इवेंट पे अगर डिपेंड कर रहा है, देन दिस ई कंडीशन इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। तो अभी अगर मैं समराइज करने जाऊँ कि जो कैश फ्लोज मैं दूंगा आपको, इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट होल्डर को, प्रेफरेंशियल होल्डर को, वो मेरी एंटिटी के अगर साथ कुछ एंटिटी के साथ हुआ, देन ही ये कंडीशन फुलफिल होगा। अदरवाइज अगर मैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ अदर सर्कमस्टेंसेस, अगर कैश फ्लो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ अदर सर्कमस्टेंसेस नॉट रिलेटेड टू एंटिटी का नेट एसेट बट रिलेटेड टू मार्केट से, यानी इंडेक्स का फ्लक्चुएशन या तो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इसके वजह से कुछ चेंज हो रहा है, देन दिस ई कंडीशन इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। अगर आपको गाइस अभी भी कुछ डाउट है ये 16A पैरा के अंदर, ये 16A जो मैंने अभी आपको बताया, ABCD, यू कैन कॉन्टैक्ट अस टू kritavigroup@gmail.com अगर आपको कुछ भी डाउट है तो। अगर अभी हम समराइज करने जाए 16A के अंदर ABCDE को, तो ए क्या था कि प्रो राटा शेयर मिलना चाहिए नेट एसेट का लिक्विडेशन के टाइम पे। दूसरा क्या था, सबऑर्डिनेट होना चाहिए अदर क्लासेस से, प्रेफरेंशियल ABCD का एग्जांपल फिर मैंने दिया था। अगर मैंने कोई नया प्रेफरेंशियल इशू किया बाद में, तो पहला वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपना स्टेटस खो देगा, वो स्क्रैप हो जाएगा, वो इक्विटी से निकल के लायबिलिटी में आ जाएगा, फिनेंशियल लायबिलिटी में आ जाएगा। देन मैंने क्या समझाया था कि सी के अंदर कि अगर प्रेफरेंशियल डी है उसके अंदर अगर और मेरे कैटेगरीज हैं, तो अगर एक कैटेगरी भी अलग है तो पूरा डी स्क्रैप हो जाएगा। देन मैंने क्या समझाया, डी मीन्स ओनली आई एम अंडर ऑब्लिगेशन टू पे यू कैश, आप किसी और के पास नहीं जा सकते। कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑन इशूअर, ऐसा याद रखो, कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑन इशूअर। एंड ई एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ओनली फ्रॉम एंटिटी, इतना याद रखो, ठीक है। अभी हम ICI के मॉड्यूल पे देखेंगे कि उन्होंने कैसा कवर किया है। तो दिस इज ICI का मॉड्यूल गाइस। हम यहाँ पे थे पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, हमने पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन देखा था, राइट टू पुट बैक द इंस्ट्रूमेंट बैक टू द इशूअर। ऑटोमेटिकली अगर कोई मरता है, अगर आप मरते हो तो आप क्या कहते हैं, आपका आप इंस्ट्रूमेंट वापस दे सकते हो। देन देखो यहाँ पे कंडीशन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, 16A B C D। ये यहाँ पे आप बिलीव मत करो, ये बिलीव मत कीजिए 16A B C D, बिकॉज C and D does not belong to putable instrument, only A and B belongs to putable instrument। तो अभी A के अंदर कंडीशन क्या था, 5 थे A B C D E। तो यहाँ पे देखो लिखा है प्रो राटा शेयर ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट इन द इवेंट ऑफ एंटिटीज लिक्विडेशन। मैंने आपको बताया ना प्रो राटा शेयर मिलना चाहिए। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। ABC Limited has 2 classes of putable shares, Class A and Class B. On liquidation, Class B are entitled to pro rata share, ठीक है, up to a maximum of 10 lakh। नहीं ऐसा कुछ कंडीशन नहीं देना चाहिए। 10 लाख नहीं, सॉरी 10 मिलियन है, मीन्स 1 करोड़, ऐसे कोई कंडीशन नहीं देना चाहिए। इक्वल प्रो राटा शेयर मिलना चाहिए, कुछ भी कंडीशन नहीं देना चाहिए। तो क्लास बी शेयर मेरा फिनेंशियल लायबिलिटी बनेगा, इट इज़ नॉट इक्विटी। And there is no limit to the right of Class A shareholders to the share in the residual asset on liquidation। हाँ, then ये Class A shareholders है ना, ये मेरे financial liability नहीं हो गए, ये मेरे equity classify हो गए। तो Class B will be financial liability, Class A will be equity। Why? Because Class B के अंदर ये restriction डाल दिया कि आपको net asset में हिस्सा तो मिलेगा, but limit डाल दी, ये limit नहीं होनी चाहिए। अभी net asset के अंदर हिस्से के अंदर थोड़ी ना limit होती है। They cannot be therefore be classified as equity. Class B cannot be classified as equity, but Class A will be classified as equity. Why? Because Class A is entitled to pro rata share. अभी next is subordinate to all other classes of instruments. मैंने बोला था ना, एकदम subordinate होना चाहिए classes of instrument का। तो जैसे preferential C का example मैंने दिया था, that is subordinate। तो भी यहाँ पे example देखते हैं हम।
म्यूचुअल फंड X has an investment manager Y. ठीक है. At the inception of the fund, Y had invested a nominal or token amount in the units of X. Since such units rank last for repayment in the event of liquidation, accordingly they constitute the most subordinate class of instrument. तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजर वाई है वो सबसे सबॉर्डिनेट है, तो बाकी सब जो यूनिट होल्डर्स है वो लोग ये इंस्ट्रूमेंट को फिनेंशियल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे. इस उनका जो रीपेमेंट होगा, उनको जो भी दिया है हमने, दैट विल बी ट्रीटेड एज, दैट यूनिट होल्डर्स विल बी क्लासिफाइड एज फिनेंशियल लायबिलिटीज. ओके, तो क्या लिखते हैं, और बाकी और वो वाई होगा तो इक्विटी होगा. The units held by other are classified as financial liability as they are not the most subordinate class of instrument. ठीक है, तो Y जो है वो subordinate class of instrument है, तो वो इक्विटी क्लासिफाई, उसके अंदर भी देखना पड़ेगा अभी हम सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, बाकी आगे की जो कंडीशन आने वाली है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, जो 16B में है. बट अभी मैं बोल नहीं सकते कि Y is to be classified as equity or not, बट जो बाकी सब यूनिट होल्डर्स है, they are definitely to be classified as financial liability. अभी थर्ड का क्या है, आइडेंटिकल फीचर्स. तो टी मोटर्स है उसने इशू किया है पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर्स एंड पुटेबल ए ऑर्डिनरी शेयर्स, वेयर बाय होल्डर्स ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू 1 vote per share, whereas होल्डर ऑफ ए ऑर्डिनरी शेयर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी वोटिंग राइट्स. तो होल्डर्स ऑफ 2 classes of shares are equally entitled to receive shares in net asset upon liquidation. Examine whether the financial liability will be classified as equity. No, both of them will not be classified as equity. क्यों? क्योंकि ये एक ही क्लास है. अगर एक ही क्लास के अंदर 2 कैटेगरीज है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, प्रेफरेंस शेयर बी के अंदर 2 कैटेगरीज है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. तो उन्होंने देखो यहाँ पे बोला है हैज इशूड पोर्टेबल ऑर्डिनरी शेयर्स एंड पोर्टेबल ए ऑर्डिनरी शेयर्स. ऐसा नहीं बोला है क्लास ए क्लास बी, मतलब अलग अलग क्लास नहीं है, एक ही क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर पोर्टेबल मतलब पोर्टेबल शेयर्स के अंदर ही उन्होंने 2 कैटेगरीज है. तो दीस आर दी कैटेगरीज, और अगर 2 कैटेगरीज अलग अलग है तो वेदर दे विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी नहीं, तो दिस विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी. बोथ विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी, बिकॉज वो पूरा ही स्क्रैप हो जाएगा ना, पूरा पुटेबल स्क्रैप हो जाएगा. अगर आपको ये नहीं समझा देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी गाइस. ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, बट आपको ये समझना पड़ेगा. दिस इज व्हाट इट इज. अभी नेक्स्ट 4 इज देयर हाँ नो अदर कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन. ये इश्यूअर का ही कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन होना चाहिए. अभी गाइस इसके अंदर एक जो नई चीज़ है, इट इज़ दिस, टू सेटल इन वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. ये मैंने अभी तक आपको समझाया नहीं है. ये अगर हम फिनेंशियल लायबिलिटी का डेफिनेशन देखेंगे, उसके अंदर एक पार्ट आता था डेरिवेटिव्स करके. तो अगर मैं आपको वो समझाऊंगा ना, धैनी आपको ये समझेगा. तो पुटेबल के अंदर ओनली बस ये पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, ऐसे तो इजी है, बहुत इजी है, बट स्टिल मैंने समझाया नहीं है आपको, तो ये पार्ट पेंडिंग रहेगा हमारा बात के लिए. तो ये इलस्ट्रेशन भी देन पेंडिंग रहेगा. एंड फिफ्थ इज जो कैश फ्लोज होने चाहिए वो एंटिटी से ही रिलेटेड होने चाहिए, अदर फैक्टर्स नहीं आने चाहिए बीच में. For example, an index putable will fail the equity classification. Correct? तो guys, I hope आपको 16A समझा हो. अगर इसके अंदर कुछ भी क्वेरी हो तो you can ask me guys. और अगर मैं अभी समराइज करने जाऊँ तो 16A के अंदर हमने क्या पढ़ा था? A, प्रो राटा शेयर होना चाहिए. B, क्लास सबऑर्डिनेट क्लास होनी चाहिए. C, सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर अगर कैटेगरीज है तो सब कैटेगरी आइडेंटिकल फीचर होनी चाहिए. अगर एक भी कैटेगरी आड़ी टेढ़ी हुई तो पूरा क्लास सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा, देन कुछ भी इक्विटी नहीं होगा, कोई एक भी पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी नहीं होगा. डी, कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ओनली इश्यूअर का कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन है. एंड ई क्या है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस एंटिटी के वजह से ही चेंज होंगे, बाहरी रीजंस की वजह से चेंज नहीं होंगे. सो गाइस, यहाँ पे हम ये वीडियो एंड करते हैं. I hope you guys like the video. आपको कुछ समझा हो, अगर ना समझा हो तो you know the code guys. Contact us at pritavigroup@gmail.com. And for further such videos, like, comment, share and subscribe guys. And all the best for your exams and पढ़ते रहिए, लिखते रहिए. Bye guys.